दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अगले ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी मेरी जो फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, जो फिजिकल चैलेंजेस हैं। और मेरी एज की बहुत सारी महिलाओं को होते हैं, तो अक्सर उनके कमेंट आते हैं कि मैं उन सबके साथ पूरा दिन काम कैसे कर लेती हूँ, क्यों नहीं वो मुझे रोक लेते, क्यों नहीं मैं उनकी वजह से अटक जाती, तो क्या मुझे वो परेशानियां नहीं हैं। तो जिन्हें नहीं पता, जो मेरे ब्लॉगिंग चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हुए यहाँ पर, उनको मैं बता दूं जो पहली बार मुझे देख रहे हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं मुझे। देखो, सबसे पहले माइग्रेन की दिक्कत है। जो सर में दर्द मेरे जब होता है तब मैं एक्चुअल में रुक जाती हूँ, उसके बाद कुछ नहीं होता। ठीक। दूसरी चीज़ क्या है जो मुझे अभी सबसे रिसेंट हुई है, दैट इज सर्वाइकल। कंधे में दर्द होता है, कभी इस साइड ज़्यादा होता है, इधर की तरफ कम होता है, और गर्दन में होता है। तो जिन्हें पता है सर्वाइकल क्या होता है, तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम है। इसके बाद में पेट में गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन मेरा हुआ है। लगभग 4 साल हो गए गॉल ब्लैडर को निकाले हुए। और उसके बाद मेरा खाना पीना या जो भी है वो कैसा चल रहा है। नंबर 4, साइटिका की प्रॉब्लम है, जिसमें पैर में शूटिंग पेन होता है, जिसकी वजह से आप बहुत देर तक खड़े या बैठे लगातार नहीं रह पाते, उकड़ू नहीं बैठ सकते, और बहुत तेज दर्द होता है वो। ठीक है ना, वो हो गया। नंबर 5, अगर इंटरनली बात करूं तो अब नहीं है टचवुड, लेकिन कुछ टाइम पहले बीपी की प्रॉब्लम थी, जो अगर मैं अभी भी लापरवाही करूं तो वो हो जाएगी। ठीक है। तो ये हैं 5 मेजर प्रॉब्लम, जिनमें से अगर एक भी होती है तो कहीं ना कहीं बंदा रुक जाता है। तो अब मैं आपके साथ यहाँ पर ये शेयर करूँगी कि इन सब के साथ भी मैं कैसे एक्टिव मोड में रह पाती हूँ, कौन सी प्रॉब्लम का मैंने क्या सोल्यूशन निकाला हुआ है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। अब देखो, सबसे पहली मैं आपको बताऊं सिर दर्द की। अब इसमें ना कोई भी प्रॉब्लम आपकी हो, उसको निपटने के लिए सबसे पहले उसके कॉज को जानना जरूरी होएगा कि होता क्यों है। तो पहले होता रहता था, मैं जस्ट पेन किलर खाती रहती थी। तो ये शादी से पहले से होता आ रहा है। तो मुझे नसों के डॉक्टर पे मैं गई थी, तो उसमें उन्होंने वोवरान डी लिखी थी, जो डिस्पर्जेबल बच्चों के लिए होती है। उसका क्या है कि वो आपकी किडनी पे, कोई भी आप पेन किलर लेते हो किडनी पे असर करती है, तो उसका असर थोड़ा कम होता है। तो मैं सिर दर्द के लिए जब लेती हूँ तो वो ब्रांडी ही लेती हूँ अभी भी, लेकिन अवॉइड करती हूँ। एक तो उसके कॉज पे अगर मैं जाऊँ ना, तो उसके 2 मेन कॉज हैं। देखो, एक तो जब मैं पानी कम पीती हूँ तब हो जाता है सिर में दर्द। अगर मैंने दिन में 2 बोतल से भी कम पिया है, 1.5 बोतल पिया है, या कई बार 1 बोतल ही रह गया, मान लीजिए कुछ ऐसा शेड्यूल रहा कि आज मुझे फुर्सत ही नहीं मिली, या जैसे अब सर्दी है कि गर्मी की वजह से प्यास नहीं लगेगी, सिर्फ लगेगी जब बिल्कुल ही खत्म हो रहा होगा, तो तब कई बार गड़बड़ होती है। दूसरी चीज़ माइग्रेन की कब होता है, जब आप तेज़ धूप में जाओगे। ठीक है। लेकिन इन दोनों को मैं अवॉइड करने लगी हूँ। पानी अपना, मेरी आदत पड़ गई है कि हाँ पीना ही पीना है इतना। और दूसरी चीज़, धूप में हर कीमत पे अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ, चाहे मैं मतलब वजन नहीं उठाना पड़े, छतरी वगैरह लगा के चलूंगी, लेकिन मैं अवॉइड करती हूँ जब मुझे पता है कि धूप में मुझे दिक्कत होगी। ठीक है। 2 चीज़ें मैंने ख़त्म कर दी। पानी, अगर मैं मार्केट भी जा रही हूँ तो पानी की बोतल मेरे पास हमेशा होती है, तो उस चीज़ का आलस मैं नहीं करती। पानी की मुझे पता है कि कम पीऊँगी तो मेरे सिर में दर्द होगा, या फिर धूप में जाऊँगी तो होगा, उन दोनों का मैंने कर लिया। तीसरा रीज़न जो अब मेरा बचा है वो है स्ट्रेस। अगर मुझे कोई चीज़ एक्चुअल में टेंशन दे गई, कोई चीज़ एक्चुअल में परेशान कर गई, तो कई बार मुझे उससे हो जाता है। अब जितना आपने मेरे आओ बहन बातें करे वाले में मुझे जाना होगा, तो आप समझ गए होंगे कि मेरे लिए मेंटल पीस क्यों इम्पोर्टेंट है। एक तो मेरा काम ऐसा है, स्कूल में छोटे बच्चों को पढ़ाना, और यहाँ पर यूट्यूब घर पे। ठीक है। साथ में घर के सारे काम, तो अगर मैं यहाँ से फ्री नहीं हूँ, यहाँ से परेशान हूँ, तो मेरा सारा शेड्यूल हो जाता है डिस्टर्ब। तो इसके लिए मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है मेंटल पीस। और मुझे ये समझ में आया पिछले कई सालों में कि जब आप एक्चुअल में अपना दिमाग शांत होता है, तब आप अपना 100% पोटेंशियल के हिसाब से काम करने की तरफ बढ़ पाते हो। अगर आप फालतू की चीज़ों को लेके स्ट्रेस लेते रहते हो, तो एक्चुअली में जो आप खुद हो ना, अपने आप को भी खो बैठते हो। इसीलिए मेरा हमेशा जोर रहता है कि मेंटल पीस, मेंटल पीस, मेंटल पीस, उसको मेंटेन रखो, दिमाग से शांत रहो,
तब आप अपने आप को पाल लोगे, और जब आप खुद खुश होगे तो आपके आसपास के भी जो लोग हैं वो खुश रहेंगे। यहीं से ये थॉट निकल के आया, क्योंकि जब मैं उलझी हुई थी बाकी सारी छोटी छोटी चीज़ों में, तो जो अब आप लोग मुझे इतना प्यार देते हो कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं तब भी वही थी, लेकिन मैं एक कमरे में बैठी हुई थी मरने के इंतज़ार में कि मैं कब मर जाऊँ और कैसे मैं मर जाऊँ। मैं इतनी त्रस्त थी लाइफ से। तो यहीं से सब कुछ जुड़ा हुआ है। जब सभी चीज़ों को एक तरफ करके अब मुझे सिर्फ़ ये दिखता है कि हाँ, मैं जो कर सकती हूँ मुझे वो करना है। जो मेरे अंदर एबिलिटीज़ हैं मुझे उन्हें जस्टिफ़ाई करना है। तो फिर अब मेरा ट्रैक ही चेंज हो गया। तब आप देख रहे हो कि सारी चीज़ें हो रही हैं इतनी कि लोग आके बोलते हैं कि हाँ भाई, आप इतना कैसे कर लेते हो। तो ये हर औरत के अंदर है, हर कोई कर सकता है, लेकिन क्योंकि हम अपनी प्रीशियस एनर्जी को इधर-उधर वेस्ट करते रहते हैं, इसलिए हम अपना जो कहना चाहिए 100% हम बन सकते हैं ना, वो बन ही नहीं पाते। तो ये चीज़ मुझे समझ में आ गई। अब फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे आप बहुत ज़्यादा अभी भी कनेक्टेड हो, उनकी बातें आपको इफ़ेक्ट कर जाती हैं, या कोई ऐसी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जिनको आप खोना अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, और उन पे कोई बात आ जाती है, तब आप परेशान हो जाते हो। तो ऐसी चीज़ें मेरी लाइफ में भी हैं ही ऑब्वियसली। तो जब उन पे दिक्कत आती है, कोई चीज़ ऐसी हो जाती है या कोई काम ऐसा आ जाता है, सही बताऊँ तो अभी भी जिसको देख के मुझे लगता है कि हाय ये मैं कैसे करूँगी, तो मुझे स्ट्रेस हो जाता है कई बार। तो उससे होता है सिर में दर्द, ठीक? और ये सब चीज़ें मैं कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन उस टाइम पे जब हो गया तो हो गया, तब मुझे लेनी पड़ेगी। और तीसरी जो स्ट्रेस को अगर हटा दें तो कभी-कभी पीरियड्स में होता है, वो भी तभी होता है जब मैं पानी कम पीती हूँ। तो मेन सिर दर्द का तो मैंने इलाज ये बनाया हुआ है कि थोड़ा-सा अपना माइंड सॉर्टेड रखना, ताकि स्ट्रेस कम से कम हो, पानी खूब पीना और धूप को हर हालत में अवॉइड करना। पहली चीज़ हो गई। अब चलते हैं दूसरे पे। दूसरी चीज़ आती है सर्वाइकल। तो यहाँ कंधे का होता है। आप इंटरनेट पे देखो, आपको बहुत सारी एक्सरसाइज़ेज़ मिल जाएँगी करने के लिए। मैं जो करती हूँ फिलहाल मैं आपको बताऊँ, तो यहाँ से ये कंधे पे से हाथ जाता है ऐसे करके, ये इसको खींचा, देन यहाँ से ये गया, इसको खींचा। सिर्फ इतना ही करना है, 5 बार इधर 5 बार इधर, जब भी आपको लगे आपका कंधा फ्रीज हुआ है तब। इसके अलावा जब आप बैठे हो ना, तो जितना हो सके सीधा बैठो, कुशन लगा लो, कुछ भी करो, लेकिन आप ऐसे करके यूं मत बैठो। तो यहाँ जब आपको जोर नहीं पड़ेगा तो नहीं होने का। ठीक है, अभी भी मैंने आर्म रेस्ट पे हाथ रखे हुए हैं, पीछे कुशन लगाई हुई है। तो ट्राई टू, जब भी सिट करो बैठो तो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए आपकी कमर से ज़्यादा ये गर्दन। जितनी आप झुक के काम करोगे ना, जब भी आपको परेशानी होगी। तो जो मेरे भी शुरू हुआ था, वो जब हुआ था ना, तो ये खाली एडिटिंग से नहीं हुआ था। इसका दूसरा जो मेन रीज़न होता है दैट इज़ स्ट्रेस अगेन। अगर आपको कोई सीवियर स्ट्रेस हो गया किसी चीज़ की वजह से, और साथ में आप झुक के बैठ के काम कर रहे हो, जब ये सर्वाइकल होता है, वैसे नहीं होता। मेरे हस्बैंड को हुआ था, जब भी कुछ स्ट्रेस की बात थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, साथ में बैठने उठने का पोस्चर और झुक के काम करना, वो दोनों चीज़ें कॉम्बो बन गया और रिजल्ट आता है सर्वाइकल का। सेम मेरे साथ हुआ कि मैं उस टाइम पे किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी, और साथ में मैं एडिटिंग करती थी रात में बैठ के, तो यहाँ पर मेरे वो बन गया था सर्वाइकल का। लेकिन शुरू में आपको शायद पेन किलर भी लेना पड़े, पर उसके बाद अगर जब आप ये स्ट्रेचिंग करते हो जो मैंने आपको बताई है, साथ में आप सीधे बैठो, ये वाली जो हाथ वाली होती है, ये वाली आपने देखा होगा अक्सर मेरी सुबह की एक्सरसाइज में, ये मैं 10 बार आगे की तरफ 10 बार पीछे की तरफ ये करती हूँ। साथ में आप जो है एक आध दीवार पे ऐसे हाथ रख के, ये देखिए इस तरीके से हाथ रखना है और फिर इधर देखना है। जितना भी हो आप करके देखो वीडियो के साथ ही। ऐसे हाथ रखो, दीवार पर टच कर लो या सीधे रख लो, और ऐसे करके जितनी घूम सकते हैं आपकी गर्दन उतनी घुमाओ। ठीक है, तो यहाँ से भी आपका ये स्ट्रेचिंग हो जाती है गर्दन की। और जो स्ट्रेस है आपकी लाइफ में उसको ख़त्म करो। अपने आप को यही समझाओ कि कोई भी स्ट्रेस आपकी जान जान से ज़्यादा बड़ा नहीं है। आपकी जान से जुड़ी हुई और ज़िंदगियाँ भी हैं, जो आपके जाने के बाद या आप वर्किंग मोड में नहीं रहोगे तो आपको परेशानी जितनी होगी उनसे ज़्यादा आपसे जुड़े हुए उन 2-3 लोगों को हो सकती है। जब आप ये सोचोगे और खुश रहोगे तो हो जाएगा। मेरी नंद है ना प्रियंका, आपने देखा होगा, सिली सी एक छोटी सी बात उसकी हुई कुछ,
और वो उसके इतनी टेंशन वो ले गई, तब वो उसका फ़ोन आया कि भाभी यहाँ पे ये हो रहा है, ये होता है कि सर्वाइकल, मतलब सिंपली आपका स्ट्रेस। और वो क्या था, उसकी बिटिया छोटी थी तो वो ऐसे झुक के बैठती थी उसको लेके पूरा टाइम। दोनों चीज़ें जहाँ कंबाइन हुई वहीं आपका सर्वाइकल बन जाएगा। तो आपको स्ट्रेस और झुक के बैठना दोनों चीज़ें छोड़नी है। और अगर आपको ऑलरेडी हो चुका तो जब जब लगे स्टिफनेस है तब करो, नहीं तो अच्छा तो ये होगा कि आप डेली कर लो। तो रोज़ की दवाई वगैरह खाने से बेहतर मुझे ये लगता है कि सुबह के 5 मिनट निकाल लो, ये वाली कर लो, है ना, और ये वाली कर लो, साथ में सीधे बैठो, हाथ वाथ घुमा लो, इतने में सर्वाइकल की प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट हो जाएगी और यहाँ से फ्री रहो। अब चलते हैं तीसरी प्रॉब्लम की तरफ। अब तीसरी प्रॉब्लम मैं आपको बताऊं 2021 में शायद, हाँ, ये वाला लिव लाइफ इजी वाला चैनल शुरू होने से पहले मेरा गॉल ब्लैडर में जो है पथरी थी और दर्द होता था, मतलब पहले होता था बहुत ज़्यादा, जब मैं डिप्रेशन के टाइम पे थी ये तब बना था। और फिर ये था कि शांत पड़ी है, दवाई वगैरह ले ली थी होम्योपैथिक की, फिर ये शांत रही। उसके बाद अब जब आके 2021 में ये उठनी शुरू हुआ इसका दर्द, ये कि मैं कुछ भी खा रही हूँ दर्द हो रहा है, कुछ भी खा रही हूँ दर्द हो रहा है। तो उस चक्कर में मैं खाना, मतलब डर लगने लगा था कि खाना ना खाऊं। अब खाना जब छोड़ दिया तो फिर और प्रॉब्लम शुरू हो जाती है बॉडी में, जब खाना ही नहीं जाएगा। काम पूरा, जितना अब आप ब्लॉग में देख रहे हो ना उससे भी ज़्यादा, क्योंकि तब मुझे वीडियो नहीं बनानी होती थी। तो ये सारा टाइम भी मैं घर में ही लगाती थी, नई नई चीज़ें खुद बनाना और ज़्यादा साफ करना, डेली खुद ऊपर नीचे सारी सफाई करना, ये होता था। तो काम पूरा और शरीर में खाना नहीं जा रहा तो वो और प्रॉब्लम बढ़ने लगी थी। फिर यह हुआ कि जब रोज़ का ही हो गया और दर्द इतना बढ़ने लगा कि मैं रोने लगती थी, तो फिर ऑपरेशन करा लिया। अब जब करा लिया तब मेरी सजेशन क्या है, अगर आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो सर्जरी करा लो। जब आपको पता लगे तभी करा लो, इसका कोई और इलाज नहीं है। किडनी की दवाइयों से निकल जाती है, लेकिन गॉल ब्लैडर की जितने भी आप वीडियो देख रहे हो कि ख़त्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, वो बहुत छोटा साइज़ अगर है शायद हो जाती हो। लेकिन अगर 0.5 mm तक की भी आपको पथरी है गॉल ब्लैडर में तो वो आप सर्जरी करा लो। जितने दिन वो रहेगी उतने दिन आपको परेशान करेगी। रही बात ये कि गॉल ब्लैडर निकलने के बाद आपका डाइजेशन, तो देखो 3 साल उसके बाद जो मेरे शरीर ने पलटा लिया है, मैं उम्मीद नहीं कर रही थी कि अब मेरी बॉडी वापस आएगी उस रिदम में, लेकिन वो आई, उस ऑपरेशन के बाद आई। वो कलेश कहना चाहिए मेरी बॉडी का कट गया। उसके बाद मैं वापस अपने रूटीन पे आ गई। ध्यान बस मुझे अब इतना रखना पड़ता है कि एक तो जो मैं डाइट का मैंने आपसे आओ बहन वाले में शेयर किया है डाइट प्लान, की डाइट प्लान नहीं है, एक्चुअली डाइट का तरीका है, जिसकी वजह से आप जो देख रहे हो वो मेरा एनर्जी लेवल और वेट मेंटेन रहता है। तो अगर आपने वो नहीं देखा ना तो प्लीज़ वहाँ जाके चेक करना, उसमें मैंने बताया है। जो खाना है वो मैं बहुत ज़्यादा भर के नहीं खा सकती, पहले भी नहीं खाती थी इसलिए मुझे दिक्कत हुई थी। छोटे मील लेने हैं आपको, बहुत ज़्यादा ओवर नहीं खाना। रही बात ये कि जी आपने सुना होगा अक्सर कि राजमा ये सब चीज़ें आपको सूट नहीं करेंगी, वो सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उन्हें खा ही नहीं पाओगे। आप उन्हें खाओ, दिन में खाओ, ताकि उसके बाद आप चलते फिरते रहो। उनको खा के आप सोने नहीं जाओगे तो वो आपको प्रॉब्लम कर सकती है। क्योंकि अब इस साल से मैं बता रही हूँ, मेरे को लगभग 3-4 महीने हो गए कि अब जब मैं राजमा वगैरह खा रही हूँ या छोले खा रही हूँ तो अगर मैं रात में सोचूं खा के सो जाऊं तो पेट में दर्द होता है, परेशानी होती है। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप जितनी जल्दी सर्जरी को करा लोगे उतना फायदे में रहोगे, जितनी देर लगाओगे उतना ही आपके शरीर को ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी। तो मेरी सलाह इसमें यही है, गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन है तो सर्जरी करा लो जब पहला मौका लगे तब। किसी की इसकी उसकी उसकी सुन के राय बनाने से या ये सोचने से कि ये बिना दवाई मतलब बिना सर्जरी के निकल जाएगी, मैंने सब ट्राई करके देखा तो कुछ नहीं होता। एंड में आपको सर्जरी के लिए जाना पड़ेगा। तो कुछ इतनी बड़े सर्जरी नहीं होती, अपना आप 1 हफ्ते में वापस वर्किंग मोड में आ जाओगे। ठीक, तो ये हुआ जी तीसरी प्रॉब्लम का कि पहली बात तो मैंने सर्जरी करा ली, और दूसरी चीज़ ये है कि सर्जरी के बाद जो खाने पीने में है वो आपको यही परहेज रखना है कि खाना थोड़ा कम खाना है, बहुत भर के नहीं खाना। और दूसरी चीज़ें जो हैवी हैं वो रात में मत खाओ, दिन में आप थोड़ा थोड़ा सब खा सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं होती, मुझे नहीं हुई।
तो आई होप कि नहीं होती परेशानी। और जिनकी एज ज़्यादा है उनको मैं देख रही हूँ, तो उनका भी यही है कि अगर वो टाइम से खाते हैं तो वो ठीक रहते हैं, बेटाइम के खाते हैं तो परेशानी होती है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके साथ शेयर करूँ, जो मुझे जब भी कोई मिलता है इस बात में बात करता है, मैं बताती ज़रूर हूँ। जब मुझे ये स्टोन हुआ गॉल ब्लैडर में, तो मैंने इस पे पढ़ा कि होता क्यों है। तो इसका पता है आपको, लगेगा इतना छोटा सा रीज़न, केवल एक सही समय पर खाना ना खाना, केवल और केवल इसका यही रीज़न होता है, उसी वजह से आपकी गॉल ब्लैडर में स्टोन बनती है। तो ये मेरी बनी थी 2009 में। उधर मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी, उधर मैं इनफर्टिलिटी के पीक फेज पे थी कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। देवरानी मेरी प्रेग्नेंट हो गई थी, तो उस टाइम पे मैं बिल्कुल, कहना चाहिए, कगार पे थी कि क्या ही हो गया, अब ख़त्म ही करूँ इसे। ऐसे वाली कंडीशन पे थी कि शरीर को ही ख़त्म कर दूँ, कि इतनी ज़्यादा वो बच्चा, माँ, सब चीज़ों का डिप्रेशन वो हो गया था। तो मैं खाना अवॉइड करती थी। 3 टाइम में से 1 टाइम खा रही हूँ, डेढ़ टाइम खा रही हूँ, और वो भी इतना सा खा रही हूँ। वो उस टाइम पे मेरे बननी शुरू हुई होगी, और जब मुझे लगा कि ये सिर्फ़ एसिडिटी की प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे कभी एसिडिटी भी नहीं होती थी, चाहे कितने खा लो, पी लो, सो लो, रात में भी मतलब खा के भी सीधे लेट जाओ, मुझे नहीं होता था कुछ भी। तो मुझे लगा कि शायद हाँ, एसिडिटी ऐसी होती होगी, लेकिन एक्चुअल में वो स्टोन का दर्द था। तो अगर तभी मैं डॉक्टर के चली जाती तो शायद 2009 में ही मेरी सर्जरी हो जाती। लेकिन फिर बाद में जब मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, 2013 में जाके अल्ट्रासाउंड में फिर वो दिखी है कि हाँ, स्टोन है। वो दर्द होता रहता था और चलता रह रहा था, ये हो रहा था। तो वहाँ पे जब पता लग गया स्टोन है, फिर उसके बाद थोड़ी बहुत दवाइयाँ होम्योपैथिक की ले ली, इस उम्मीद से ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ख़त्म नहीं होती। अगर आपको नहीं है, तो सबसे पहली बात आप ध्यान रखो कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, समय पे खाना ज़रूर खाओ। 4 रोटी अगर खाते हो तो 1 खाओ, लेकिन खाओ ज़रूर खाने के टाइम पे। पेट को खाली मत छोड़ो। व्रत वगैरह की 1 आध दिन की बात अलग है, लेकिन रूटीन नहीं बनना चाहिए। अवॉइड करो, वरना ये होगी ही होगी। और अगर हो चुकी है ऑलरेडी, आपको पता है, तो फिर लेट मत करो, सर्जरी करा लो। 2 ही बातें हैं। अब अगली प्रॉब्लम आती है साइटिका की। तो वो पैर में है, उसका एकमात्र जो है तरीका वो एक्सरसाइज है, स्ट्रेचिंग। आप इस स्टार्टिंग में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप दवाई ले लो पेन किलर की, लेकिन इनमें और सर्वाइकल में ये सेम चीज़ है, बस ये नीचे के जॉइंट में है और पैरों को बेकार करती है, ये गर्दन के जॉइंट में है, आपके हाथों को बेकार करता है। चीज़ सेम है, दोनों में दवाई आपकी बस थोड़ी बहुत देर के लिए उस दर्द को कम कर सकती है, लेकिन अगर आपको सच में रिलीफ चाहिए तो उसकी तरीका जो है वो एक्सरसाइज ही होती है। अब एक्सरसाइज आपको इंटरनेट पे आप ढूंढोगे, सौइयों मिल जाएंगी, और मैं ये नहीं कह रही कि वो बेकार हैं या वो बिल्कुल सही हैं। आप उन्हें देखो, तसल्ली से करके देखो, जो आपको लगे कि हाँ, ये मुझसे आराम से हो रही है और इसके बाद मैं ठीक फ़ील कर रही हूँ, आप उनमें से 1 पकड़ लो, मत पकड़ो 5। जैसे ये वाली मैंने सर्वाइकल की 1 और ये वाली 2, इधर देखने वाली, केवल 2 एक्सरसाइज़ हैं, यही करती हूँ, बाकी कंधे वगैरह मैं पहले से घुमाती थी। इतने से ही काम पड़ जाता है। और दूसरी चीज़ क्या है, इसकी साइटिका की, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, आप देखना। तो ये भी फिट है, आप केवल इतनी कर लो, और अगर आप डेली कर रहे हो तो बिल्कुल नहीं होगा। मैं तो डेली कर भी नहीं पाती, जब लगता है कि थोड़ा दर्द हो रहा है तब मैं उसको करती हूँ और आराम लग जाता है। ठीक, देखो मैं आराध्या को करा के दिखा रही हूँ। ये आपको ऐसे लेटना है, पैर के ऊपर पैर ऐसे चढ़ाना है, पुष्पा स्टाइल, और फिर ऐसे हाथ की ग्रिप थाइस के दोनों तरफ बना के इसको होल्ड रखना है। 10 तक गिनेंगे, फिर छोड़ देंगे। इसको फिर सीधे पैरों पे ले आएंगे वापस। अब सेम चीज़ दूसरे पैर से रिपीट करने, वो वाले पैर की थाइस में हाथ की ग्रिप बनाएंगे और इसे उठाएंगे। अब ये देखने में चाहे कितनी भी सिंपल लग रही हो, लेकिन इसके जो खिंचाव है ना, वो साइटिका वाली नर्व पे इतना ज़्यादा और अच्छे तरीके से पड़ता है। अगर आपने ये प्रोसीजर 5 बार, दोनों पैरों से 5-5 बार सुबह के टाइम कर लिया जब आपको लग रहा है, या फिर खाना खाने के तुरंत बाद मत करो, किसी भी टाइम जब आपको लगे कि हाँ, दर्द ज़्यादा हो रहा है, आप ये कर लो, इंस्टेंट रिलीफ मिल जाता है। एक ही बार से बहुत आराम मिल जाएगा। बाकी अगर आप रेगुलर करते रहते हो तो आप भूल ही जाओगे कि आपको साइटिका था भी कभी।
प्रॉब्लम कब शुरू हुई थी, जब खाना कम खा रही थी, काम ज़्यादा कर रही थी, ठीक है? कुछ मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और दूसरी चीज़ मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद उस टाइम मैंने शायद 40 क्रॉस किया था, तो थोड़ा-सा मेरा पेट-वेट जो है वो निकलना शुरू हो गया था सडनली, तो मैं उसमें चली गई थी कि कहीं मतलब बढ़ ना जाए या बेकार ना हो जाए, तो मुझे ध्यान देना चाहिए अभी। क्योंकि जब आपका एज जो है ना वो दशक क्रॉस करती है, यानी कि 10, 20, 30 और 40, तो फिर जब हर दशक के साथ कुछ बॉडी में स्पेशल चेंजेस आते ही आते हैं। तो लेकिन अगर आपने उस 1 डेढ़ साल में अपने आप को थोड़ा रख लिया ठीक से, तो फिर पूरा साल, वो जो 10 साल है ना, वो आपके आराम से निकल जाते हैं। यहाँ मैं बात कर रही हूँ मेन यही कि पेट निकलने की, बाल सफ़ेद होने की, स्किन खराब होने की। तो जब 40 में 30 मैंने क्रॉस किया था, जब मुझे पहली बार हल्की-हल्की फाइन लाइन्स आनी शुरू हो गई थी, क्योंकि मैं स्किन केयर बिल्कुल नहीं करती थी। तो 33 जब बच्चे आ गए 34 में, उसके बाद फिर मैंने जब नोटिस किया ना कि हाँ, ये चीज़ें प्रॉब्लम हो रही है, उसके बाद मैंने एथिकली स्किन केयर करना शुरू किया कि रात को चेहरा धोना, अच्छी मॉइस्चराइजिंग करना स्किन की कितनी ज़रूरी है। तो उसके बाद से देख लो, अब 34 से 44 होने वाला है, जस की तैसे स्किन रुकी हुई है, कोई उसमें डैमेज नहीं हुआ, उल्टा और रात के स्किन केयर की वजह से इम्प्रूव हो गई। मैं आपको बताऊँ, पिछले 10 साल पुरानी अगर मैं ऐसी कोई मेरे पास फ़ोटो हो सकती तो मैं शेयर करती, उस टाइम मेरे पास स्मार्टफ़ोन ही नहीं था। लेकिन मेरी स्किन उस टाइम के हिसाब से और उल्टा एज के बढ़ने के बाद इम्प्रूव हो रही है, बजाय खराब होने के। तो ये केवल एक स्किन केयर का ही कमाल है कि जब मैं ध्यान दे रही हूँ तो ये चल रही है, ठीक है? तो सेम चीज़ क्या होती है, डाइजेशन में आपकी आती है। सेम चीज़ आपकी हड्डियों वाली प्रॉब्लम में भी आती है कि जब आप 30 क्रॉस करते हो, कुछ चेंज आते हैं, जब आप 40 क्रॉस करते हो फिर कुछ चेंज आते हैं। तो वहाँ जब आपका दशक बदल रहा होता है ना, तब आपको एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत होती है। तो उस टाइम पे क्या था कि मुझे जो टीचर्स थे जो ऑलरेडी 40 क्रॉस कर चुके थे, वो हमेशा कहते थे कि तू कितनी भी अच्छी फिगर अपनी मेंटेन रख ले, लेकिन जब 40 क्रॉस हो जाएगा ना, एक बार 40 लगते ही पेट निकलते ही निकलता है, तू रोक ही नहीं पाएगी। तो जो कह रही थी ना, वो एक्चुअल में इतना योगा वगैरह वो करती थी, इतना मतलब हाई वाला आसन वगैरह खूब अच्छे से वो करती थी, और घर में उनके वॉशिंग मशीन नहीं थी, खुद हाथ से बेडशीट वगैरह सब कुछ बताती थी कि वो धोती हैं। तो वो ये कहती थी कि मतलब उन्होंने मेरे को ये बात बोली थी कि तू कितना भी कर ले, लेकिन जब 40 क्रॉस करेगी तो देखियो पेट निकलेगा ही निकलेगा, तू नहीं रोक पाएगी। और फिर मैंने देखा अपनी दीदी को, जो जिनके यहाँ मैं जाती हूँ, जिनके बेटे हैं, उनके साथ भी ये था कि वो बिल्कुल मेरे जैसी ही थी, पूरा टाइम ऐसी ही थी, लेकिन उसके बाद जब वो 40 वो क्रॉस करी हैं, उसके बाद उनका भी पेट थोड़ा-सा निकला। और थोड़ा-सा इन द सेंस कि वो पूरी मतलब एकसार सी हो गई। वो ऐसे वाली जो फिगर रहता है ना, वो नहीं रही उनकी। तो मुझे ये था कि हाँ, 40 क्रॉस करके मतलब मैं भी ये। तो उस चक्कर में मैं पड़ गई, और फिर मैंने मतलब इधर एक्सरसाइज़ बढ़ा दी, उधर खाना कम कर दिया, लेकिन काम इतना ज़्यादा था, तो उसका एक ड्रॉबैक आया कि मेरा जो है वो बीपी डाउन होना शुरू हो गया। अब उसमें क्या होता था, प्रॉपर मुझे चक्कर आते थे, और उसके बाद दवाई अगर मैं खा रही हूँ तो मतलब 19-20 आराम पड़ रहा है, लेकिन प्रॉपर चक्कर आते थे। तो जब मतलब लगा कि ये सीरियस है, जब उसके बारे में फिर मैंने स्टडी करी, तो ये था कि बीपी लो में फिर आप किसी दिन सोते के सोते भी रह सकते हो। डॉक्टर भी मुझे बहुत समझा रहे थे कि इसको लाइटली मत लो। तो उसमें फिर ये था कि मैंने कभी कॉफ़ी पी ली, कभी चॉकलेट खा ली, एंड मैं इसको लाइटली ही लेती रही। एक बार स्ट्रोक लगा फिर मुझे, ये मतलब बहुत स्टार्टिंग की बात है, जब हम यहाँ घर में आए आए थे। तो थोड़ा स्ट्रेस भी ज़्यादा था उस टाइम पे, लेकिन ये था कि मैं बच्चों को एक बार पढ़ा रही थी, और उसके बाद फिर मुझे स्ट्रोक सा लगा कि मेरे को ऐसा लगा कि शायद थोड़ी देर के लिए मैं फेंट हो गई या कुछ और, मतलब मैं कॉन्शियसनेस में अपनी, मुझे लग रहा है कि जैसे नहीं थी। आवाज़ें आ रही थी पर मैं चाह के भी मतलब रिएक्ट नहीं कर पा रही थी। तो फिर मैंने मतलब मेरी बेटी ने मुझे आवाज़ लगाई है ना कि मम्मी ये मेरा होमवर्क देख लो। तो फिर जब मैं पूरी उसके करके कि भई मुझे प्रॉब्लम शायद लग रही है, तो जाके इंजेक्शन वगैरह लगा, ये हुआ। तब मुझे समझ में आया कि बीपी इज़ एक्चुअली अ बिग प्रॉब्लम, आप इसको लाइटली नहीं ले सकते। तो फिर उसके बाद अब मैंने इलाज क्या बनाया हुआ है। तो अगर आपको भी ये इतनी लंबी कहानी सुनाने का मतलब ये है, अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है, उसको लाइटली मत लो, सच में मत लो। क्योंकि ये डायरेक्ट आपके हार्ट पे अटैक करेगा। किसी दिन सच में आप सोते के सोते रह जाओगे। वो उस दिन मुझे पढ़ाते हुए इन्हें लग गया कि अगर वो कॉन्शियसनेस वापस ना आती तो मैं गई थी। ये वाली बात हो जाती है।
तो आप इसको लाइटली मत लो। अब इसका इलाज मैंने क्या किया हुआ है, कहते ही हैं कि बीपी अगर आपको एक बार हो गया आपको उसकी पूरी ज़िंदगी दवाई खानी है। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। जब मेरा कहना चाहिए खाना-पीना रुक जाता है कई घंटों के लिए, तो मुझे थोड़ा बहुत बीपी में लगता है कि डाउन हो रहा है, और टच वुड अब ऐसा नहीं है कि 1 दिन के व्रत में हो जाए। उस टाइम पे मेरे को 1 दिन का व्रत करना भारी पड़ता था। मैं नवरात्रे भी नहीं रख पाती थी। केवल करवा चौथ और अहोई अष्टमी बड़ा मुश्किल से पूरे हो पाते थे, और कोई व्रत मैंने नहीं रखे। जन्माष्टमी का भी नहीं रखती थी, नवरात्रे भी नहीं रखती थी क्योंकि रह ही नहीं पाती थी, है ना? तो ये आपको क्या करना है बीपी के लिए, आपके ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, चलते-फिरते खाओ लेकिन आप खाते रहो। थोड़ा-थोड़ा खाना हर 2 से ढाई घंटे के बीच में आपके शरीर में जाता रहे। बहुत लंबे टाइम के लिए भूखे मत रहो। बस इतना ध्यान रख लो तो आपका बीपी मेंटेन रहेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं आती, अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। तो हर 2 घंटे, ढाई घंटे के बाद, जैसे शुगर के पेशेंट का होता है ना कि उसका शुगर डाउन हो जाता है, उसको थोड़ा बहुत कुछ खाने के लिए चाहिए होता है। सेम गोज़ विद बीपी। अगर मैं अपने केस में देखूँ कि अगर 2 से ढाई घंटे के बीच में आप थोड़ा-थोड़ा खाते रहो, भले आप मतलब आधी कटोरी नमकीन है, 4 बिस्किट ही है, नहीं आपका कुछ बना हुआ है, कुछ भी है, 1 कटोरी चावल-दाल मिला के खा लिए, कोई फ्रूट खा लिया, कुछ भी। 2 से ढाई घंटे में अगर आप थोड़ा-थोड़ा खाते रहते हो, तो जब आपका सीवियर अटैक चल रहा है बीपी का, उस टाइम पे आप दवाई ले लो 1-2 महीने की, लेकिन जब आपको लगे कि अब कंट्रोल होने लगा, तो आप सिर्फ़ अपनी डाइट में ध्यान रखो कि थोड़ी-थोड़ी देर बाद खा लो। तो आपका ये बीपी वाला भी जो जिन्न है, वो बोतल के अंदर रहेगा, वापस नहीं निकलेगा बाहर। तो ये हैं जी पाँचों प्रॉब्लम के मेरे सॉल्यूशन। मे बी मेडिकली मैं राइट हूँ, नहीं हूँ, क्योंकि हर शरीर का हिसाब अलग होता है। अगर आपकी प्रॉब्लम सीवियर है, आप डॉक्टर से कंसल्ट करो। पहले डॉक्टर की सुनो। अगर आपको लगे कि जो डॉक्टर बता रहे हैं वो रास्ता बहुत मुश्किल है या आपसे हो ही नहीं पा रहा, या फिर उनके बताए के अनुसार आपके जो सिंपल से जैसे मैं तरीके मैंने अपने क्रिएट किए हुए हैं और मेरे लिए वो काम कर रहे हैं, आपके कुछ ऐसे हैं जो आपके लिए काम कर रहे हैं, आप प्रॉपर उन प्रॉब्लम्स को एक साइड रख के अपने काम कर पा रहे हो, तो ठीक है, अल्टीमेटली काम होना चाहिए। चाहे वो डॉक्टर की सलाह से हो, चाहे वो हमारे अपने दिमाग से हमने जो क्रिएट किए हैं वो चीज़ें हों। नुकसान नहीं होना चाहिए शरीर का, आपको प्रॉब्लम ना हो, आप काम कर रहे हो, दैट्स फाइन। प्रॉब्लम का क्या है, वो तो कोई बचा होगा जिसकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको कुछ ना कुछ हुआ पड़ा है, लेकिन आप उसके चलते रुक नहीं सकते। फैक्ट इज़ दैट। तो ये था यहाँ का एपिसोड, और आओ बहन में तो बातें होती ही हैं, लेकिन आज यहाँ भी बातें हो गई। पर आई होप कि ये वाली बातें यहीं पर सही थी, क्योंकि लिव लाइफ ईजी चैनल इज़ ऑल अबाउट मेंटेनिंग हाउस, जॉब, किड्स, सब कुछ एक साथ। तो उसके लिए आपका शरीर एक्टिव मोड में होना बहुत ज़रूरी है, और इतनी परेशानियों के बाद भी मैंने कैसे एक्टिव मोड में रखा हुआ है, ये बहुत बार क्वेश्चन आता था। सो आई थॉट कि आज पहले इसी पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग जाएगा आपके पास नॉर्मल जो वर्किंग मोड में जाते हैं उस तरीके का। तब तक के लिए बने रहो। फिलहाल ये वीडियो अच्छा लगा हो, कोई भी सजेशन आपके भी काम आए, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ट्राई करके देखना। नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि डॉक्टर की सलाह सबसे पहले है। फिर भी आप ट्राई करके देखना, अगर फ़ायदा लग जाता है तो बढ़िया है। अगर ये पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑल।